यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या। दुनिया में आए हैं तो अंधा बन के नहीं जीना है, इसलिए ध्यान चाहिए। आपके जर्नी को सुनने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। रेकी हीलिंग फाउंडेशन को इतने इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं। पैसों के मामले में हम इतने गरीब रहे कि मैं 18 साल की उम्र तक घर घर जाके आटा चावल दाल मांग के लाते थे हम लोग। मेरा एक दूसरा पार्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं पहले 15 साल की उम्र से मैंने भारतीय संगीत कला निकेतन से मैंने एक म्यूज़िक टीचिंग की क्लास भी शुरू कर दी थी। स्टेज प्रोग्राम्स करता था, बड़े बड़े नंद किशोर म्यूजिकल नाइट्स। बचपन के शौक तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो जर्नी होती है ना, वो आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही होती है उस तरफ जाने के लिए। जैसा अन्न वैसा मन। 25 साल की उम्र तक है ना, मैं बहुत चटोरा था। तो एक दिन मेरी किडनी खराब हो गई। अब किडनी खराब हो गई तो मैं सोचा कि यार अब कैसे ठीक करूं इसको। जिसने मुझे छोटे वीर्य कण से 6 फीट का बना दिया मुझे बगैर पूछे, तो मैंने कहा कोई तो मेरे अंदर एक शक्ति है ना, दैट पावर कैन हील मी। You have always remembered Patri ji in your mind. ही इज द ओनली मास्टर एंड गुरु एक प्रकार से कि जिन्होंने हर गुरु की सुगंध को दुनिया के सामने लेकर आए। अक्सर हम ऐसे कम लोगों से मिलते हैं जो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। द स्वानुभव शो में आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से मिलाएंगे जो एक्चुअली जो खाना खाते हैं ना, केवल फ्रूट्स एंड नट्स केवल ये खाते हैं, और 75 इयर्स की उम्र में बिना कोई दवाई, बिना कोई डिपेंडेंसी के एक ऊर्जावान जिंदगी जी रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर NK शर्मा, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं और हजारों लोगों के जिंदगी में करीब 18,000 लोगों के कैंसर को हील किया है, केवल खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज कर कर। कितना काम किया है, कितने बुक्स लिखे हैं। आज का इंटरव्यू बहुत स्पेशल है बिकॉज आई रेकमेंड दिस इंटरव्यू टू यू। लास्ट में एक ऐसी टिप के बारे में वो बात करेंगी जो एक्चुअली सभी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अक्सर ऐसे कम इंटरव्यूज हमने देखे हैं जहाँ पे उनका अनुभव ही उनका जीवन है। जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली कर रहे हैं। एक बहुत ही स्मॉल बैकग्राउंड से आए हैं, एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे उनके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो अबंडेंस में जी रहे हैं और लाखों लोग इंटरनेशनली उनके साथ जुड़े हुए हैं। रेकी को, ध्यान को, आध्यात्मिकता को और नेचुरोपैथी को सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर NK शर्मा जी से उनका स्वानुभव। नमस्कार सर। नमस्कार आप सब लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। आपके जर्नी को सुनने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज सर, एट द एज ऑफ 75, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट लुक योर एज, यू 75 इयर्स ओल्ड। आपके इस यूथ का सीक्रेट क्या है? और यू हैव स्पेंट योर होल लाइफ इन सर्विस ऑफ पीपल। प्लीज सर। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी आपको बहुत सारे पावर्स देती है, यानी कि आपको गुरु बनाती है, आपको कोई पिताजी बोलता है, कोई आपको बॉस बोलता है, ठीक है ना। तो लोग तो आपको बहुत कुछ देते हैं, यानी कि बड़ा बनने के लिए बोलता है ना, आपको तारीफ भी करते हैं, आपको फूल माला पहनाते हैं, आपके पाँव पकड़ते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि अगर मैं गुरु बन गया, मैं बॉस बन गया, मैं बाप बन गया, मैं अगर ऐसा हो गया, तो मैं बोला मेरे चेहरे पे भी वही एग्जैक्टली वही आने लग जाएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में जो सोचने लग जाते हो ना, आपका चेहरा भी वैसे ही होने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने इस बात को बहुत पहले जान लिया था कि लोगों की दी हुई उधार की बातें कभी अपने अंदर लेना मत, नहीं तो तुम फंस के अपना नुकसान कर जाओगे। तो इसीलिए मैं बच गया इस समाज के अंदर रह के। इससे बचा रहना आसान काम भी नहीं है। तो ना मैं गुरु बना, ना मैं कोई बॉस बना, जबकि मैं ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ।
और ना मैं कोई बाप बना, ना कोई किसी का भाई बना, मतलब ना पति बनकर मैंने किसी को रुआब झाड़ा से बोलता है ना, तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए झंझट ही खत्म हो गई। तो मेरा बूढ़ा होना मुश्किल हो गया अब। क्या लेके आया जगत में, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मिला। वंडरफुल सर। सही बात है। तो आपके बचपन के बारे में मैं एक बार, आपका बचपन बहुत इम्पोर्टेंट छाप छोड़ जाता है और आपके बचपन में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब जो आप एक्चुअली जीवन जी रहे हैं, इट्स अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन योर बचपन, नॉट जस्ट पास्ट लाइफ बट ऑल्सो आपके बचपन। देखिए क्या होता है कि जहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ कि यूनिवर्स जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसने मुझे एक ऐसे घर में पैदा किया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्म कांड, हवन, जप, तप, यज्ञ, मंत्र जाप, पूजा पाठ, रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब इतना उसमें गहरा था कि तो उसमें मैंने जो जीवन निकाला, तो कहीं न कहीं फिर मेरे अंदर क्वेश्चन पैदा होने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स को वही मंजूर था, इसलिए शायद ऐसे घर में मैंने सोल के रूप में जन्म लिया और ऐसे पेरेंट को चुना मैंने। तो वो मुझे लगता है कि दे आर द कॉज ऑफ माय डेवलपमेंट एक्चुअली, क्योंकि आज मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने कट्टर, इतने बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक आप रहे, तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके कारण मेरे अंदर जागृति आई। अगर नहीं तो मुझे बहुत प्यार करते ने, बड़ा नियम थोड़े ढीले रखते, तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता, मुझे ऐसा लगता ना। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए कॉज, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसीलिए बचपन से मैंने सब ये देखा कि हमारे पिताजी बहुत पूजा पाठ, यानी कि मेरे ख्याल से वो 20 साल की उम्र से, ही वाज 92, तो 70-75 साल उन्होंने साधना की, पूजा पाठ की। लेकिन उनका जो स्वभाव था ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया कभी। मतलब वो बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे और बोलता ना पैसों को लेकर बड़े परेशान रहना, और बोलता कंजूस बन के रहना, चिपकाव, बहुत अटैचमेंट, सामान को लेकर बड़ा अटैचमेंट, और रिश्तेदारी में एक दूसरे को कंडम करते रहना, ऐसा होता है ना ऐसे। तो और जात पात, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो भेदभाव रखते थे। तो और बल्कि किसी का हाथ को छूना नहीं, किसी का हाथ का खाना नहीं, सब ये तो ब्राह्मणों में जैसे होता था एक ज़माने में, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव रखते थे। तो मेरे दिमाग में यही आता था कि यार ये इतना पूजा पाठ करके भी इनके अंदर कोई चेंज तो आया नहीं, है ना। मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो आना चाहिए ना, कि भाई बहुत अब एकदम रिलैक्स हो गए, आनंद में जी रहे हैं, ऐसा कुछ देखा नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा दुख में ही जी रहे थे। तो सब फिर कुछ होने के बावजूद इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, मैं इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कहता, मैं इसको एक प्रकार से हैबिट कहता हूँ, बस खाली कि एक हैबिट सी बन जाती पूजा पाठ करने की भी ऐसे। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक चेंज आने लगा कि यार ये सब क्या गड़बड़ है वास्तव में। तो मैं थोड़ा रिबेलियन होने लगा, मैं रिवोल्ट करने लगा इन चीज़ों को। और फिर मैं जैसे बोलते हैं ना कि आप फिर जो सोचते हो वैसे रास्ते भी मिलते हैं। तो बचपन में बाई चांस 15 साल की उम्र आते आते मुझे ओशो के बारे में जानकारी मिलने लगी, तो ओशो के लिटरेचर भी पढ़ने लगा। देखिए मेरा ये मानना है कि आपके सामने 50 चीज़ें आती लाइफ में, लेकिन आप वही चुनाव करोगे जो आपके पास कर्मा से आपके अंदर जो ग्राउंड होगा। तो क्योंकि यूँ तो विवेकानंद भी थे, रामकृष्ण परमहंस भी थे, फलाने भी थे, और भी गुरु थे, सत्यानंद सरस्वती भी थे, अदयानंद सरस्वती थे, लेकिन उसकी तरफ मेरा आकर्षण नहीं जा पाया। भगवान बुद्ध को देखा तो मेरा आकर्षण आने लगता था, ऐसा बोलते हैं ना। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे अंदर वो ग्राउंड था कि जिसके कारण वो बीज मेरे अंदर क्लिक कर गया। तो ओशो को पढ़ते-पढ़ते मुझे रियलिटी ऑफ जो बोलते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी क्या है वास्तव में, वो थोड़ी समझ में आने लगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा क्लियर होता चला गया धीरे-धीरे, और काफ़ी आँखें ओपन होती गई, और मैं इस चीज़ में जो है फिर मैं जो रियलिटी के साथ जुड़ गया वास्तव में। और साथ ही साथ मदर जो भगवान ने मेरे को दी, उसको ओबेस बनाया, यानी कि मोटापा दे दिया, बीमारी दे दी। तो अब वो उसको एक नेचर क्योर में जाने का शौक़ आया, तो वो मुझे नेचर क्योर में लेके चली गई। तो वहाँ जाने से मुझे वो नेचर क्योर की किताबें, योगा की किताबें, ध्यान की किताबें सब मुझे पढ़ने को मिली। तो मुझे एकदम इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, यही इसी में जाना चाहिए, लाइफ तो इसमें बनानी चाहिए ऐसे। क्योंकि हालांकि मैं करीब 21-22 साल तक मैं आई वॉज ए म्यूजिशियन बेसिकली। हाँ, मेरा एक दूसरा पार्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि मेरी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी
क्या मैं बात है। पहले 15 साल की उम्र से मैंने भारतीय संगीत कला निकेतन से मैंने एक म्यूज़िक टीचिंग की क्लास भी शुरू कर दी थी। मतलब मैं इतना वाह! इंटरेस्ट था, क्लासिकल सिंगिंग भी करता था थोड़ा। हुँ। तो मैं करीब 7-8 साल मेरा हमेशा स्टेज प्रोग्राम्स करता था, बड़े-बड़े नंद किशोर म्यूज़िकल नाइट्स ऐसे मेरा नाम होते थे और मैं बड़े-बड़े बाल रखता था, कान तक ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह और मेरे डबल कलर्ड शर्ट होते थे, ऐसे उस समय क्योंकि बेल बॉटम चलती हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो तो वो एक बिल्कुल मेरा डिफरेंट रूप था क्या उस बात है समय। सर, दिस इज़ तो आई थिंक नेवर हर्ड बिफोर, ये आपका पास्ट है, कोई आपका नहीं जानता बचपन इसके है, बारे क्या में। बात है। मैं शंकर जयकिशन नाइट्स, मुकेश नाइट्स सब मैंने बहुत ऑर्गेनाइज़ किए वहाँ पे। मैं गज़ल गाता था। ये सारा बैंगलोर में? ये सब बैंगलोर में और क्या ये बात है। फिर बाद में तो पूरे शहर पूना, बॉम्बे सब ट्रैवल भी करता था। हुँ। अलग-अलग बुलाए भी जाते थे लोग हमें। हैदराबाद में भी बड़े-बड़े प्रोग्राम किए रविंद्र कला क्षेत्र में, इस तरह से। तो इस तरह से वो एक म्यूज़िकल लाइफ़ मेरी रही और उसमें बहुत म्यूज़िक में डेप्थ में जाता रहा। तो माइंड में ऐसा था कि एक दिन मैं प्लेबैक सिंगर बनूँगा, ऐसा करके दिमाग में था मेरे। लेकिन जब मदर के उसमें जब मैं थोड़ा नेचर क्यूर के कॉन्टैक्ट में आया, तो फिर एक तरफ डॉक्टर बनने का भी शौक आया कि यार ये काम बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए ऐसे। तो फिर धीरे-धीरे म्यूज़िक थोड़ा मैं स्लो डाउन करता चला गया और फिर इसके अंदर डेप्थ में चला गया फिर। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये सब बचपन के शौक तो होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो जर्नी होती है ना, वो आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही होती है उस तरफ जाने के लिए। तो इसलिए मैं नेचुरोपैथी के अंदर फिर मैंने खोज करनी शुरू की, कहाँ पढूँ, क्या करूँ? क्योंकि उस समय इतने कॉलेज भी नहीं थे एक्चुअल में नेचुरोपैथी के। तो खैर गोरखपुर का नाम सुना, वहाँ का सुना, फिर वहाँ चला गया, वहाँ जाके फिर स्टडी-वडी की, फिर वहाँ से डॉक्टर बन के आया। तो बस उसके बाद में जो है मेरी ये नेचुरोपैथी की जो लाइफ़ है वो मेरी शुरुआत हो गई यूँ समझ लें। तो अब यहाँ पे मैं आज मेरे पिताजी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे थे। हुँ। क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं होता, ऐसा बोलते ना। तो हाँ। क्योंकि उनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास था, वो ये टाइम पे उठो, ये टाइम पे काम करो और इवन हमारे परिवार में मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत बोलते हैं ना उसके लूप होल्स देखे मैंने। क्योंकि हालाँकि मैं ज्योतिष को मैं गलत नहीं मानता, पर शायद ज्योतिष का गलत उपयोग हो गया ऐसा लगता है कई बार। इंटरप्रेट जो कर रहे हैं इंटरप्रेट उन्होंने जिस वो ढंग सही से नहीं है। किया, हुँ। क्योंकि शास्त्र कोई इतने सदियों से चला आ रहा है तो थोड़ी गलत हो सकता है, कुछ तो होगा उसमें, ऐसा होता है ना? तो अब मेरे पिताजी और मेरी माँ की जो कुंडली है वो 30-30 गुण 32 गुण मिला के की गई। लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने माँ को तकलीफ़ दी, यानी कि मारा-पीटा, हमें भी खूब मारा-पीटा है समझो बचपन में। और बहुत क्रोधी आदमी थे ना, इसलिए मतलब मारने का भी तरीका उनका बहुत अजीब-सा था, यानी कि हाथ-पाँव रस्सी बाँध के ऊपर लटका देना, फिर नीचे से मारना, चाबुक और बेंत रखते थे मारने के लिए, मतलब ऐसे अजीब इंसान थे वो। तो हुँ। मैं सोचता था यार ये कैसे आध्यात्मिक लोग हैं, मतलब पहली बात तो ये। और मैं घर से कम 5-6 बार भागा हूँ इस चक्कर में, क्योंकि वो मार के डर के मारे जो है ऐसे। तो ये सब चीज़ें जब घटती थी और मेरी माँ की भी हालत बहुत, मेरी माँ जल्दी 35 ईयर्स में चली गई। तो मैंने देखा कि यार ये सब कुंडली मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे बड़े पिताजी जो थे ताऊ जी, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, साउथ इंडिया के माने हुए। तो उनके सारे परिवार में मैंने बिगाड़ देखा, यानी कि उनके बच्चे बिगड़ गए, ड्रग एडिक्टेड हो गए, उनकी लड़कियों की जो शादियाँ की कुंडली मिला के की, तो किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली, किसी का डाइवोर्स हो गया। तो मुझे इस बात से बड़ा अफ़सोस होता था कि यार ये सब इतने बड़े-बड़े ज्योतिष इतना सब कुछ करके करते हैं, फिर ये सब इनको क्या समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होगा करके। तो फिर मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझे ज्योतिष के अंदर भी मैंने खोज करनी शुरू की कि ये क्यों अंगूठियाँ पहन रहे हैं ये सब, ये शनि-मंगल के डर-डर के क्यों जी रहे हैं लोग, ये। और मेरे पिताजी ने ज़िंदगी भर है ना 70 साल श्री यंत्र की पूजा की। अच्छा। लेकिन पैसों के मामले में हम इतने गरीब रहे कि मैं 18 साल की उम्र तक घर-घर जाके आटा, चावल, दाल माँग के लाते थे हम लोग। क्योंकि वो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करना हम अच्छा समझते शुभ थे। मानते हैं। शुभ, भाई हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम घर-घर जाके आटा, चावल, दाल माँग के लाते थे। तो मैंने ये देखा कि ये सब इतना सब कुछ करके, श्री यंत्र की पूजा करके, लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। दिवाली पे बड़ी ज़ोरदार पूजा करते हैं उस दिन। तो मुझे लगा कि दिवाली के दिन दीप भी जलाते हैं कि शायद ज़्यादा लक्ष्मी आएगी, पर कमबख्त लक्ष्मी कभी आई नहीं हमारे घर में। तो
मुझे लगा कि हम कहीं न कहीं कोई चीज़ को मिस कर रहे हैं। मतलब ये सब हम रिचुअलिस्टिक तो हो गए हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है लाइफ में। देखिए, ना शांति मिली, ना आनंद मिला, ना पैसा मिला, ना कोई हेल्थ मिला, क्योंकि सब बीमार पड़ते थे, सब बड़ी-बड़ी बीमारी में उलझ के रहते थे। तो मुझे लगा कि हम ये सब प्रकार से हिपोक्रेसी है, कुछ दम नहीं इन चीज़ों में वास्तव में। तो इसलिए मेरा मन इनसे हट गया और मुझे जैसे बोलता है ना कि व्हाट इज़ द ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ? तो वो खोज में फिर ओशो भी आए। ओशो के बाद में धीरे-धीरे फिर ऐसे मेरे जब मैं नेचुरोपैथ बना, तो मैं एक ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आया जो सौराष्ट्र में थे। उनके नर्सिंग होम को मैं सँभालता था। तो उन्होंने मुझे विपस्सना इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर सांवला उनका नाम था, बीजे सांवला। ही वाज़ ए मेडिकल डॉक्टर बेसिकली। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले इगतपुरी विपस्सना में भेजा 1980 में। वाह! तो मैं 1980 में मैंने मतलब 44 साल पहले मतलब मैंने विपस्सना की। और विपस्सना जब गया तो वहाँ से फिर आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत हुई। उसके पहले मैं स्पिरिचुअलिटी को एक लिमिट तक ओशो ने जितना समझाया मैं उतना ही जानता था। लेकिन बाद में जब विपस्सना जब की और जब अपने से जुड़ा जिसे बोलते हैं ना, उसके बाद फिर मुझे समझ में आया ना कि यार हमारा पर्पस क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली क्यों जी रहे हैं सब इस तरह से। तो इसीलिए उसके बाद में मेरा थोड़ा लाइफ का बहुत बड़ा टर्न हुआ और विपस्सना भी मैं 2-3 बार गया, ज़्यादा नहीं गया। क्यों मालूम है? मेरा ये मानना है कि कोई गुरु आपको कुछ उँगली करता है ना, तो उस रास्ते को देख लो और अच्छी तरह समझ के उस पे चलना शुरू कर दो। अब 10 बार विपस्सना में जाओ और आप खाली अहंकार करते रहो, मैं तो रोज़ विपस्सना जाता हूँ जी, मैं तो रोज़ ध्यान करता हूँ जी। तो मैं बोला ये सब फिर वो भी एक रिचुअल और हैबिट बन जाती है। मैं बोला मुझे वैसे नहीं बनना है। मुझे एसेंस समझ लिया कि अल्टीमेटली मैं सा ध्यान करके क्या करूँगा? एक अवेयरनेस ही तो डेवलप करनी है ना। और अवेयरनेस क्यों चाहिए? कि ताकि आप वर्तमान में जी सको और आप कॉन्शियस चॉइस कर सको लाइफ में। आप ताकि आपका भविष्य उसके अनुसार बनेगा फिर। तो जब ये साइंस मुझे समझ में आ गई, तो उस दिन के बाद से जैसे आज पत्री जी भी आनापानसति सिखाते थे, तो आनापानसति करना, ध्यान करना, अपने बॉडी की संवेदनाओं को महसूस करना और मोमेंट टू मोमेंट कैसे होश में रहने की कला साधना, वो चीज़ मैंने ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि मैं सार समझ गया था करना तो यही है। और मैंने उसी समय एक शेर भी लिखा मैंने कि यूँ तो जन्म हज़ार लिए, यूँ तो जन्म हज़ार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या? जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या? क्या बात है! तो मैंने कहा कि दुनिया में आए हैं तो अंधा बन के नहीं जीना है, इसलिए ध्यान चाहिए। बाकी और तो कोई ध्यान से कोई भगवान तो कुछ होता नहीं है। कोई और किसी को खुश तो करना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुश को खुश करना है, यूँ समझ लो एक प्रकार से। सर, सो बॉम्बे में जैसे आपने नेचुरोपैथी की पढ़ाई से बैंगलोर से आप अपने गोरखपुर में किया, फिर बॉम्बे में आप शिफ्ट हुए थे। तो हमने सुना है बहुत कठिनाइयों के बाद आप हॉस्पिटल बना पाए। तो प्लीज़ सर उसके बारे में बताइए कि क्या कठिनाइयों का आपने सामना किया? देखिए, मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से मैं निकला था। बल्कि यूँ समझो कि मैंने ट्यूशन कर के ग्रेजुएशन किया मेरे बैंगलोर में, क्योंकि हम तो पता है ना भिक्षावृत्ति करते थे हम तो। तो कोई बैकअप तो था नहीं हमारा। तो अ, किसी तरह ख़ैर मैं जब मैं गोरखपुर से स्टडी करके जब बॉम्बे आया, बॉम्बे आने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सिंगिंग फ़ील्ड में भी जाऊँगा, म्यूज़िकल फ़ील्ड में भी, और मैं साथ-साथ में डॉक्टरी भी करूँगा ऐसे। लेकिन एक भी कोई बॉम्बे में पहचान का कोई नहीं। लेकिन कोई डॉक्टर घोष थे पेड़े रोड पे जो म्यूज़िकल मसाज करते थे। तो मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी फ़ील्ड में कुछ काम करता हूँ, तो उसकी डेप्थ में जाकर उसका मास्टर बनने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उस समय मसाज बहुत अच्छी करता था, पर मैंने कहा नॉर्मल मसाजेस नहीं, ऐसे ऐसे घिसने वाली। मैंने कहा म्यूज़िकल मसाज जो डॉक्टर करता है वो करनी मेरे को। तो मैंने वो उनके पास जाने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो सिखाने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनको ऑफ़र किया, सर मैं आपका झाड़ू-पोछा कर दूँगा, मैं खाना बना दूँगा। तो बोला नहीं, मेरे पास नौकर है। तो बाय चांस उसका नौकर चला गया, क्योंकि मैं 13 बार उसके पास गया। बार-बार पूछने को, सर दे दो ना सर, दे दो करके। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दी। फिर 13वीं बार जब गया, तो बाय चांस उसका नौकर छोड़ के चला गया था। उन्होंने कहा, आ जा कल से। तो अच्छा हुआ मैं उनके यहाँ लग गया। देखिए, एक चीज़ मैंने देखी है कि चींटी की तरह जीवन को जियो। चींटी को आप ऐसा रास्ता रोक देते हो ना, तो वो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे रोको तो और मुड़ जाती है, ज़्यादा करो तो ऊपर चढ़ जाती है। तो मैंने अपने जीवन को ऐसे जिया। मैंने छोड़ा नहीं अपनी वो प्रयास को। तो उसके बाद मुझे वहाँ जॉब मिला। जॉब क्या मिला, 4 डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर, उनको रोज़ सुबह, दोपहर, शाम खाना बनाना और झाड़ू-पोछा करना हॉस्पिटल की, और बाद में जाकर वो मुझे थोड़े-थोड़े टिप्स देंगे। तो 6 महीना मैं पेडर रोड पे ऐसे रहा, हाफ पैंट,
एक गंदा बनियान, और मैं केवल खाना-पीना और सब्ज़ी परचेज़ करके लाना, दूध परचेज़ करके लाना, इसके सिवा ज़िंदगी देखी नहीं उस समय मैंने। तो उसमें मैंने वो धीरे-धीरे सीखा, और सीखने के बाद में अब चूँकि बॉम्बे में जो जीना था, तो वहाँ पर हॉलिडे इन में मैं वहाँ म्यूज़िकल मसाज का मैंने एक काम किया, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बना, स्विमिंग पूल का इंचार्ज बना। फिर वहाँ पर भी मुझे वो तो माहौल थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता था। तो फिर वहाँ पे अब फिर जीने के लिए फिर मैंने वहाँ बॉम्बे में, अब कोई पैसा देने वाला तो है नहीं, एक ₹20 भी किसी के पास माँग नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें? तो कोई एक मेरा पहचान का था, वो सैंडविच बेचता था, मेरा वो पहचान में था। उसने कहा, "तू सैंडविच बेच, ये फैक्ट्री के पास बहुत इसमें तेरे को हर एक पे ₹2 ₹3 मिल जाएगा।" तो मैंने कहा चलो, तो कुछ महीने मैंने वो भी काम किया। मैंने सैंडविच भी बेचे लाइफ़ में ऐसे, और मतलब बहुत तरह-तरह के छोटे-छोटे काफ़ी मैंने काम किए इस तरह के जीने के लिए, मतलब जो कहते हैं। और उसके बाद अ, काम करते-करते सडनली एक दिन एक कैंप लगा कैंसर का। उसमें वो मुझे कैंसर कैंप में उन्होंने बुलाया नहीं। मुझे पता चला कि ये कैंसर कैंप लग रहा है, डॉक्टर विगमोर अमेरिका से आ रही है। तो मैंने जाकर वहाँ ऑफ़र किया कि सर मैं यहाँ सेवा देने को तैयार हूँ। अब देखिए, जब मैं बैंगलोर में था ना, तभी मेरे माइंड में ना एक शेर मैंने उस समय बनाया था कि ज़िंदगी में हर हार ने मुझे इस कदर भड़काया है कि मंज़िल को पाने का मुझ में दुगना जोश आया है। जितनी मुझे तकलीफ़ आती रही ना, मैं उतना ही जिद ठानता चला गया कि अब तो मैं करके रहूँगा। जैसे बोलता है ना, ये चीज़ मैंने हमेशा ज़िंदगी में रखी। तो उसके कारण मैंने वहाँ जानबूझ कर के सेवा ऑफ़र की। करते-करते उनको मेरी पहचान हुई कि अरे! ये लड़का बड़ा काम का है, और वहाँ बड़े-बड़े लोग भी मिले मुझे। तो अ, किसी ने मुझे कहा कि एक सोमानी जी है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको कोई एक हार्ट की एक लंग्स की बीमारी है, आप ठीक कर दोगे क्या? मैंने कहा, हाँ, ठीक कर दूँगा, और मुझे सचमुच में नहीं मालूम था कैसे ठीक करूँगा। तो मैंने देखा कि चैलेंज ले लो बेटा, अपने आप तुम रास्ते खोज लोगे फिर। तो मैंने वो चैलेंज ले लिया, मैंने कहा हाँ सर मैं ठीक करूँगा आपको। तो उनके यहाँ रोज़ आना-जाना करता था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो मतलब किसी आदमी ने मुझे लगा लिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर मैंने उसकी स्टडी की, मैं उनको ठीक करने के लिए रात-दिन सोचता रहा, उनको ठीक किया, 1-2 महीने में काफ़ी आराम आ गया ना, तो उनके सामने मैंने प्रपोज़ल रखा, सर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई हॉस्पिटल खोलना है। तो बस ऐसे ही मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि सीधा लड़का है, ऐसा लड़का है, जो भी है, नॉलेजेबल है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि चौपाटी पर एक मेरी बिल्डिंग है ट्रस्ट की, जिसमें 10-15 कमरे हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप उसको ले लो, बस। आप ज़रा सोचिए, चौपाटी सी फेस के ऊपर समुद्र के सामने बैंड स्टैंड बाबुलनाथ के ऊपर मुझे 30 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल फ्री में दे दिया। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, जहाँ बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार, पॉलिटिशियन सब मेरे काम में उसमें आए इलाज में। क्यों? मैं कैंसर पे काम करता था। तो मतलब क्या होता है, मैंने ये देखा है कि तुम काम करते जाओ और अपने आप को प्रूव करते जाओ कि यू हैव समथिंग विद इन यू। तो मैंने देखा ना कि आप अपने अंदर जितने अपने आप को माँजते रहोगे, पॉलिश करते रहोगे ना, तो कोई न कोई तो पहचान लेगा ना, तो उठा के लेके चला जाएगा। और यही काम करते-करते मैं बम्बई में करीब 5 साल काम किया ना, फिर मैं बीमार पड़ गया भयंकर, और हॉस्पिटल बंद करना पड़ा, और मैं एकदम सड़क पे आ गया वापस, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम किसी ने गुजरात में सुन रहा था, मोरारजी देसाई ने, तो उन्होंने मुझे गुजरात में कॉल कर लिया, और गुजरात में जाकर मैंने वहाँ हॉस्पिटल खोला। वहाँ फिर बड़े-बड़े कैंसर कैंप किए। कैंसर कैंप करने से इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि उस समय टीवी तो थे नहीं, तो उस समय जो फ़िल्म चलती थी ना, उसके पहले न्यूज़ रिव्यू आती थी एक ज़माने में। तो उसके अंदर हमारी न्यूज़ आ गई सब, बहुत पॉपुलर हो गए। तो दिल्ली से कोई आ गया, और वो मुझे पकड़ के लेके चला गया कि दिल्ली में हॉस्पिटल खोलेंगे। तो दिस इज़ हाउ जर्नी स्टार्ट्स, यू नो। तो मेरा ये मानना है कि करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तुम अपने आप को प्रूव करते जाओ, अपनी सुगंध फैलाते जाओ। किसी के नाक में तो घुसेगी और अपने आप तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा। तो बस ज़िंदगी में वो लोग आते ही करेंगे, और मुझे ऊपर उठा के लेके चले आए सब लोग, इस तरह से। वंडरफुल सर, बहुत कुछ सीखना है कि सिंप्लिसिटी, आपको अपना काम करना है, जो होना है वो तो होगा ही, हो गए। और एक्सपैंड होते जाना है, अपने आप बस, को बस। एक्सप्लोर करते जाना बस, है। बस, बस, बस। एक्सप्लोर, एक्सपैंड, फिर इवॉल्व होएंगे ही। मैंने कुदरत से पूछा मेरा पर्पस क्या है? तो मुझे उसने बताया कि तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म हमेशा एक्सपेंड होता रहता है, विस्तार करता रहता है, पूरा यूनिवर्स विस्तार कर रहा है, तो तुम भी उसके अंश हो। तुम्हारा काम है अपने आप को कितना और एक्सपेंड, और एक्सपेंड, और एक्सपेंड करते जाओ। मिलेगा कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा,
पर तुम्हारा वो गुण है, इसलिए वो गुण को फुलफिल करते जाओ बस। तो सर आपने विपसना मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है, आपने अलग अलग मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है, और आपका मेडिटेशन के द्वारा क्या क्या अनुभव रहे हैं, क्या बेनिफिट है मेडिटेशन का डे टू डे लाइफ में? ये सब नहीं मालूम था कि ध्यान में कि जो हम रिएक्टिव होते हैं ना हर पल, तो हमारे बॉडी में संवेदनाएं पैदा होती है। अभी आपने मुझे गाली दी तो मेरे बॉडी में एक संवेदना आई, अभी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी तो एक संवेदना आई, मेरे कोई बुरा कुछ भी गलत हुआ तो संवेदना आई, तो या कोई डर आया तो संवेदना आई। तो हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें आकर हमारे अंदर जो एक हार्मोनल केमिकल चेंज लेकर आते हैं, तो मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं बेहोशी में जी रहे हैं। तो ध्यान करते करते धीरे धीरे ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक मेंटल स्टेबिलिटी कि जहाँ मतलब हम ज़्यादा दिमाग को भगा नहीं पा रहे। नहीं तो क्या होता था, पहले तो मुझे लोग है ना बेचैन आत्मा बोलते थे। मतलब अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो ऐसे हर वक्त हाथ यूँ करते रहना, ऐसे चुप नहीं बैठना, शरीर का हिलते रहना या ऐसे टांग हिलाते रहना। तो क्योंकि और लोग बोलते चुप बैठना, क्या टांग हिला रहा है, ऐसे मतलब इतनी बेचैन आत्मा थी मेरी वास्तव में। लेकिन ध्यान करने के बाद में जब हम स्थिर होने लगे, जैसे बोलते हैं ना, तो धीरे 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 बॉडी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, थॉट स्टेबिलिटी आने लग गई। और फिर मैं ये समझने लग गया था कि विचार भी जो है ना, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। विचार एक शेडो की तरह है, आपके अंदर उसके कॉजेस हैं, वो है थॉट्स। जो आप अगर वो उस कॉज को निकाल दो तो थॉट भी गायब हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैं किसी चीज़ के पीछे आसक्त हूँ, मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मैं अपने अहंकार के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ या मैं कुछ अपेक्षाएं करके बैठा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि ये विचार जो होते हैं ना, ये या तो हमारे ईगो को लेकर होते हैं, या एक्सपेक्टेशन को लेके होते हैं, या नॉन एक्सेप्टेंस को लेके होते हैं, या इसके लेके दुनिया को माप रहे होते हैं हर वक्त, उसके होते हैं। तो मैंने देखा कि उसका एग्जैक्ट कॉज जो है ना मुझे पहचान में आ गया। देखिए, ध्यान का मतलब क्या मालूम है? आप घोड़े की नाल की जगह आप सैटेलाइट हो जाते हो और आप एग्जैक्ट क्लियर कट पिक्चर देख रहे होते हो कि ये रहा रूट कॉज, ये रहा उसका प्रभाव। तो आप जैसे ही उसको पहचानते हो ना, फिर कोई मूर्ख ही तो उसको मेंटेन करेगा ना। तो मैंने वो कॉज को रिकॉग्निशन करते ही कि यार इसके कारण विचार बनते हैं, तो मैंने कहा इसको निकालो, नहीं तो विचार जाएंगे ही नहीं। मैं चाहे कितना भी ध्यान कर लूँ, अगर विचारों का कॉज नहीं निकला ना, तो आपके विचार तो मौजूद रहेंगे ही। बिल्कुल। अगर आपका किसी के साथ चिपकाव है, आप सारे दिन इसके लेके मापते रहते हो, आप अपेक्षाएं करते रहते हो, आप ईगो मेंटेन करोगे, तो आप कैसे विचारों से मुक्त हो जाओगे? तो जो कहते हैं ना कि विचार मुक्त हो जाओ, विचार मुक्त हो जाओ, तो मैंने देखा कि फालतू का झंझट करना ही नहीं है। सीधा विचारों का कारण पकड़ लो और उसको निकाल दो, अपने आप दिमाग एकदम थॉटलेस हो जाएगा। तो ये ध्यान से धीरे धीरे समझ में आने लगा। जैसे बोलता है ना कि हम सैटेलाइट की तरह सब कुछ होश पूर्वक देखने लग गए। तो उसके कारण फिर मुझे वो समझ में आया, और उसके बाद तो फिर ये हालत हो गई कि अब कोई भी विचार है ना, मेरी मर्जी के बिना नहीं चल सकता मेरे दिमाग में। मैं ऐसा हो गया। क्या बात है? क्यों मालूम है? क्योंकि विचार करने के लिए कॉज चाहिए। मैं विचार कैसे करता हूँ मालूम है आपको? जैसे कोई कंप्यूटर खोल के कोई फाइल खोलता है ना, कि आज मैं इस फाइल पे काम करूँगा, तो मैं भी मेरे दिमाग में मैं ना ऐसे ओपन करता हूँ, सुबह आंखें खोलता हूँ तो मैं ओपन करता हूँ कि मैं आज जयपुर के प्रोग्राम के ऊपर काम करूँगा। मैं आज मैं ये शूटिंग के ऊपर मैं आज मुझे काम करना है, उस पे काम करूँगा। तो उसके बाद जैसे ही वो काम हो गया ना, मैं सीधा वो फाइल बंद करके अंदर कर देता हूँ, और फिर मैं आगे सोचता हूँ अब दूसरी कौन सी फाइल पे काम करूँ, यूँ। तो एक होता है कि आप थॉट में आप कंट्रोल्ड हो, आपका थॉट इतना अनकंट्रोल्ड वे में बोलते हैं ना, आपके ऊपर हावी रहता है। तो मेरा थॉट मेरे पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसका ध्यान के कारण मैं उसकी डेप्थ को समझ गया कि ये पैदा कमबख्त कहाँ से होता है। तो उस चीज़ को मैंने जीत लिया। तो नाउ इट इज़ इन माय कंट्रोल नाउ। अब मैं सोऊं भी तो मेरी मर्जी से थॉट चलेगा, ये समझो ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो, तो आपके सपने भी फिर आपके कंट्रोल में आने लग जाते हैं, इस तरह से। तो इसलिए ध्यान जागने की कला है, समझ लो। और जो कहता है कि ध्यान नहीं करना है, तो वो कहता है मैं तो ज़िंदगी भर बेहोश रहूँगा जी, मुझे अंधा बन के जीना है जी संसार में। इसका मतलब वो यूँ कह रहा है। वंडरफुल सर, क्या बात है कि
डेप्थ ऑफ मेडिटेशन और Yeah. व्हाई यू डू मेडिटेशन और ऑल्सो थॉट्स पे कंट्रोल करना, Yeah. बिकॉज थॉट्स ऐसे कोई है नहीं ना कि ब्रेन में एक जगह है जहाँ पे थॉट्स स्टोर्ड है, इट्स इनविजिबल। या तो कॉज मैं आपको इसके पीछे का साइंस जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि अगर हम कॉज पकड़ लेंगे तो विचार नहीं आएगा, तो आपने अपने विचारों का कॉज जानते हुए कैसे आपने थॉट्स को क्लियर किया? देखिए क्या होता है कि ध्यान करते 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 अवेयरनेस डेवलप होती है, मतलब यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, योर सेंसेशन इन योर ऑफ योर बॉडी, जो विपश्यना में भी हम लोग सीखते हैं या आनापानसति में भी सीखते हैं। तो अभी मान लीजिए मुझे किसी ने गाली दी, मेरा अपमान किया, तो अपमान करते ही मेरे अंदर तुरंत मेरे चेहरे पे चेंज आ गया, मेरी बॉडी में एकदम हीट पैदा हो गई, मेरे को गुस्सा आने लग गया अंदर से। तो जब कोई आदमी आपको कुछ तारीफ कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो आपकी बॉडी उस समय सिचुएशन को देखकर या कोई भी वर्ड को देखकर कैसे एकदम एक्टिव होने लगती है, रिएक्टिव होने लगती है ना। ऐसे अगर आप उसके प्रति जागरूक हो तब तो वो उभर के सरफेस पे नहीं आएगा। अगर आप बेहोश हो तो आपको गाली देते ही आप बोलेंगे नहीं तू गधा, तू गधा। उसने कहा तू गधा नहीं, तू गधा, तो आप एकदम सबकॉन्शियसली रिएक्ट करके आप भी वापस कुछ कहोगे, या नहीं तो गुस्सा करके मारपीट करो, कुछ भी करोगे। तो वो चीज़ ध्यान से जब घटित हुई तो मैं ये पहचानने लग गया कि मेरे अंदर कुछ पेट्रोल की टंकियां हैं जो बचपन से मैंने डेवलप करके बैठ गया हूँ, और उस पेट्रोल की टंकियों में बाहर की चिंगारी आके आग लगाती है। मैंने ये बहुत क्लियरली देख लिया। अब जैसे किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला, कोई तारीफ कर दी, तो मैं ऐसे फूलने लग गया अंदर से अपने आप ऐसे। फिर किसी ने मेरे बारे में गलत बोला तो मैं धीरे धीरे ऐसे श्रिंक होने लग गया। तो मैं उसको ऑब्जर्व करता गया कि अल्टीमेटली लोगों की दी हुई उधार की ये सब प्रतिमाएं हैं, इट इज़ नॉट द रियल। और मैंने कहा अगर मैं बॉस हूँ तो लोग मेरे को वो बॉस करके बोलेंगे, मुझे गुरुजी बोलेंगे, मुझे नेता हूँ तो मुझे तारीफ करेंगे। तो मैंने देखा ये सब लोगों की दी हुई उधार की प्रतिमाएं हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई पाँव पकड़ रहा है, फूल माला पहना रहा है। तो मैंने कहा ये बल्कि ये आके मेरे ईगो को डेवलप ये लोग करते हैं। अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊँ तो फिर क्या है, मेरे को कोई ना कोई तारीफ कर रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, तो मेरा ईगो डेवलपमेंट का रास्ता कहाँ है? तो समाज में जब रहते हैं ना तो लोग आपको ईगो ना बूस्ट करते हैं आपका। तो मैं ये बात को समझ गया था कि ये सब उधार के हैं, तो मैंने ना उसको समझ के ड्रॉप कर दिया, यानी कि निकाल दिया मैंने लाइफ से, ये सब झूठ है करके, इल्यूजन है। उस दिन से क्या हुआ कि जैसे मैंने इमेज को निकाला ना, तो मेरे अंदर क्या हो गया, अब मुझे पॉलिश करने की झंझट नहीं है कि मैं अब अपने कपड़ों से, पैसों से, मकान से, ज्ञान से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूं कि भाई साहब जरा ख्याल रखना, मैं कोई मामूली चीज़ नहीं हूं। तो अब मेरा वो झंझट खत्म हो गया कि आई डोंट हैव टू इम्प्रेस एनीवन। अब जो और कौन से इंप्रेशन को सच मानूंगा? अब 50 लोगों से पूछो शर्मा जी कैसे हैं, तो हर आदमी मेरा अलग चित्र बनाएगा, तो मैं कौन से चित्र को सच मान के चलूंगा भाई? तो इसीलिए मैं समझ गया कि हर आदमी मेरे बारे में अलग अलग ढंग से सोच रहा है ना। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मेरे सामने क्लियर हो गई। और फिर दूसरी बात क्या क्लियर हो गई कि आप तारीफ करो कि गालियाँ दो, वो तो उसका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका है ना, वो कोई मेरा तो है नहीं ना। तो फिर मैं क्यों रिएक्ट करूं भाई? जैसे तुमने कहा कि शर्मा जी आप तो बेकार आदमी हैं, मान लो आपने ऐसे बोल दिया, तो भैया आपकी वो विज़न, आपका वो सोचने का तरीका हो सकता है भाई, पर मैं क्यों रिएक्ट करूं फालतू में बैठे तो वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि मैं जान गया कि जब भी कोई आदमी कुछ भी बोलता है ना, तो देन व्हाई यू आर रिएक्टिंग टू दैट, बिकॉज यू हैव एन ईगो विद इन यू, देयरफॉर। तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ तो मेरे अंदर है भाई। और फिर दूसरी बात क्या है, हर आदमी संसार में ना 2 पर्सनालिटी में जी रहा होता है, पता है आपको? एक जो ओरिजिनल, जो घर वाले जानते हैं, और एक बाहर आते हो ना, तो आप पर्सनालिटी की चुनरी ओढ़ के अब बाहर आते हो ताकि लोग आपको ऐसा समझे, मुखौटा, समझे ना। तो मैं समझ गया कि देखिए तनाव का मतलब क्या दुनिया में, आप किसके बारे में सोचोगे? जब आप आर्टिफिशियल पर्सनालिटी दुनिया को बताने की कोशिश करते हो ना, तो यू हैव टू मेंटेन दैट आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। वो चुनरी को बार बार ओढ़ना पड़ता है। क्यों? थोड़ी आंधी आती तो उड़ने लगती है और आपके अंदर की रियल पर्सनालिटी झलकने लग जाती है, तो आप डर डर के वापस खींचने लगते हो ना। तो मैंने इस बात को जाना कि ये 2 पर्सनालिटी के साथ जियोगे ना शर्मा जी, तो दुखी होते रहोगे। तो मैंने कहा उड़ा के फेंक दो। तो इसीलिए 24 घंटे ना मेरी एक जैसी पर्सनालिटी होती है। अब जैसे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ ना,
अगर मेरी बीवी के साथ बात करूँगा तो मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही बात करूँगा। मैं मेरे नौकर के साथ भी बात करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, मेरे बॉस के और भी मेरे ऊपर कोई बात तो मैं ऐसे ही बात करूँगा। यानी कि लोगों की पर्सनैलिटी है ना, लोगों को देख के बदलती रहती है, पता है ना? लेकिन मेरी एज़ इट इज़ रहती है, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे कोई गरीब भिखारी भी आ जाए, तो आई विल बी टॉकिंग एज़ इट इज़, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए झंझट नहीं है मुझे मेंटेन करने का और तनाव लेने का, समझे ना? और इस बात को भी मैं जान गया कि भाई क्या कहते हैं कि हम इतने पब्लिक कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि हम लोगों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। तो मैं समझ गया कि नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट यू इन दिस वर्ल्ड। तुम बिल्कुल। कैसे जीते हो, तुम हाफ पैंट पहन के तुम कनॉट प्लेस में घूमते हो कि तुम पैंट पहन के घूमते हो, हू बॉदर्ड? ऐसे बोलते हैं ना कि तुम यहाँ पे बिंदी लगा के घूमते हो कि तुम नहीं लगा के घूमते हो। ये किसी को दुनिया में किसी को चिंता नहीं है। तो मैंने देखा कि नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट यू, इसलिए यू लिव योर लाइफ योर ओन वे, दैट्स ऑल। तो इसलिए मेरे पास वो अहंकार नहीं होने से है ना, मुझे वो झंझट खत्म हो गई। तो और तो इसी के कारण मुझे क्या लगता है कि आपके चेहरे पे भी वही होगा जो आप अपने आप को हर वक्त सोचते रहते हो, मैं बॉस, मैं गुरुजी, मैं फलाना, मैं पतिदेव। तो वो झंझट मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं बच्चों की तरह आराम से सहज रहता हूँ। मेरी उम्र ज़रूर 35-75 साल में चली गई है, पर मेरे अंदर का छोकरा तो 20 साल वाला ही है। मैं अभी भी, अद्भुत मैं सर। सच बताता हूँ, मैं अभी भी जब मैं अभी जैसे मैं अभी बाहर निकलूँगा ना, तो मैं ऐसे गाना गाते हुए निकलता हूँ, ऐसे आराम से झूमते हुए, मस्ती से गाता हुआ। और मैं टैक्सी में बैठा रहूँगा ना, तो मैं गाना गुनगुनाता रहूँगा। मैं रास्ते में आराम से कहीं चलता रहूँगा। मेरे को कोई दिमाग में बोझ ही नहीं है कि हू एम आई करके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। और मेरे को लोग कहते भी हैं, क्योंकि अब मैं जिस स्टेज पे चला गया हूँ, लोग कहते हैं 2-4 आदमी रखो, आप ऐसे लोगों से कैसे मिल लेते हो, आप इतने ईजी क्यों हो, ऐसे बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ऐसे जीवन जीना है कि रास्ते में कल जाके पानी पूरी खानी पड़े तो आराम से खा सकूँ। मेरे को झंझट नहीं चाहिए कि मैं पानी पूरी नहीं खा सकता, मैं बाज़ार में नहीं घूम सकता, मैं परचेसिंग नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं बोला ऐसा नहीं चाहिए। और ये गुण पृथ्वी जी में था मुझे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बात पे सर, पत्री जी से आप बहुत साल पहले मिले और आप अभी तक यू हैव ऑलवेज रिमेम्बर्ड पत्री जी इन योर माइंड। यस। क्या क्या आपका फर्स्ट मीटिंग कैसा था और क्या आपने सीखा उनसे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं तो देखिए, भारत में तो आप जानते हैं सब बड़े-बड़े गुरु के नाम बहुत सारे हैं, सब आपसे जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन एक ऐसा भी सद्गुरु हो सकता है क्या, कि जो गुरु की तरह रहता ही नहीं है? हम जाके उनके पाँव छुए तो वो हमारे पाँव छुए। यानी कि और ना वो गुरुडम की तरह, जैसे बोलता ना कि कहीं ऐसे 2-4 लोगों के साथ आके ऐसे बैठ रहे हैं और वो अपने शिष्य बनाए जा रहे हैं। तो ये सब उनके अंदर नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पत्री जी में देखी कि ही इज़ द ओनली मास्टर एंड गुरु, एक प्रकार से, कि जिन्होंने हर गुरु की सुगंध को दुनिया के सामने लेकर आए। बिल्कुल। वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ है, वही सब कुछ सत्य है। ऐसा कभी उन्होंने किसी को बोला भी नहीं। और उन्होंने कहा कि अरे ये फूल भी है, इसकी सुगंध भी लो, देखो ये फूल भी है, इसकी सुगंध भी लो। तो उन्होंने चाहे छोटा घास का फूल था कि बड़ा गुलाब का फूल था, उन्होंने हर फूल को रेस्पेक्ट दिया, हर गुरु को उन्होंने एक्सपोज़र दिया। आज उनकी स्पिरिचुअल इंडिया जो मैगज़ीन है, उसके अंदर उन्होंने आज विदेश से लेकर भारत के हर गुरु को उन्होंने है ना तारीफ़ की है, उसके फ़िलॉसफ़ी, उसके लाइफ़ के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। आज मुझे भी बहुत सारे गुरुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। आज मुझे स्पिरिचुअल इंडिया और पत्री जी के कारण मुझे ये सब जानकारी मिली कि अरे बाप रे! इतने तरह से गुरु दुनिया में काम कर रहे हैं। तो देखो ना, ये आज तक कौन से गुरु ने किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं तो कभी किसी गुरु को देखा नहीं कि वो दूसरे गुरुओं की तारीफ़ कर रहा है। ऐसा होता है ना? तो ही वाज़ द गुरु जो दूसरे गुरुओं को बोलते हैं ना, मुझे लगता है उनको भगवान ने इसलिए भेजा था कि सारे गुरुओं को एक साथ प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है, शायद इसलिए गुरु ने उनको भेजा है, ऐसा लगता है। तो एक गुरु के सानिध्य में आप रहे हैं, आपने सीखा है, अनेकों गुरुओं के साथ समय बिताया है, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसे पत्री जी जैसे गुरु कम होते हैं, ना के बराबर ही बोला आपने। तो आपने क्या सीखा, एक गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में? बहुत सारे गुरु
भारत के अंदर है, और ऐसे भी गुरु डेफ़िनेटली छुपे हुए हैं कि जो शिष्यों को इकट्ठा नहीं करते, बहुत ज्ञानी और एनलाइटेंड होंगे। और तो मैं ज़्यादा गुरुओं के कभी संपर्क में आया भी नहीं। कारण क्या होता है, क्योंकि वो मुझे अपील नहीं करते थे। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि जो मुझे अपने भीड़ का हिस्सा बना रहा है, मुझे उस गुरु के साथ तो जुड़ना ही नहीं है। मुझे उस गुरु के साथ जुड़ना है जो मुझे गुरु बना रहा है। हम्म, तो इसीलिए पत्री जी का जो सबसे बड़ा देन है वो ये है कि हर आदमी में गुरु है भाई। तुम अपने गुरु को बाहर निकालो ना। जैसे ओशो भी कहते हैं कि भाई तुम अपने गुरु को पहचानो। तो उस तब मैंने करीब 30-35 साल पहले मैंने एक शेर लिखा कि इशारे पे मत लटक। गुरु एक इशारा है, उंगली करता है। तो इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। तो मैंने ये जाना कि गुरु तो इशारा कर गया, अब तुम्हें अपने पंख खोलने, अपने आकाश को खोजना है। क्योंकि उस गुरु ने अपने पंख खोले, अपना आकाश खोजा। तो उसका आकाश तुम्हें क्या काम आने वाला भाई? अगर उसके घर में रोशनी हुई तो तुम्हारे घर में तो नहीं हुई ना। उसने तुम्हें सूचना ज़रूर दे दी कि देखो जी रोशनी होती है, ऐसे। तो उसके तो मतलब ये मैंने देखा कि जो भगवान बुद्ध का जो उनका वचन था कि भाई अप्पदीपो भव। तो हर व्यक्ति को अपनी ज्योत स्वयं जगानी है, अपना गुरु स्वयं बनना है, और कभी किसी के पीछे फॉलोवर मत बनना। क्योंकि फॉलोवर बनने का मतलब है अंधा बनना, भेड़ बनना, बकरी बनना, और आँखें बंद करके किसी के पीछे चलते रहना। तो इसीलिए ये पत्री जी का जो सबसे बड़ा काम है कि जो भी उनके संपर्क में आया, उन्होंने उनको गुरु बनने की प्रेरणा दी। और ये प्रेरणा ओशो से भी मुझे मिली। तो लकीली मुझे बोलते ना, ज़्यादा गुरु की झंझट पड़ी नहीं मुझे। भगवान बुद्ध और हमारे ओशो और हमारे पत्री जी, बस ये 3 मिल गए तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। वंडरफुल सर, क्योंकि मैं इतने इवेंट्स हुए हैं, वी बीन अ पार्ट, आप इतने सारे हमारे इवेंट्स में भी आए हैं, और हमेशा मैंने देखा आपकी सिंप्लिसिटी ही इज़ योर स्ट्रेंथ। और आपकी सिंप्लिसिटी ऑल्सो, आपके शब्दों के क्या बोल सकते हैं आप, एकदम सीधा बात करते हैं, और एकदम आप सीधा बात करते हैं वीगनिज्म पर। जैसा अन्न वैसा मन, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कसर छोड़ते हैं लोगों को एक्चुअली कन्वर्ट करने में, उनको बेनिफिट्स बताने में। नेचुरोपैथी रहते हुए भी आपने एक आध्यात्मिकता का जो फ्लेवर है आपने हमेशा जोड़ा है। तो आपके ज़िंदगी में कैसे खाने के द्वारा बदलाव हुए हैं आपके मन में भी, और आप कैसे लोगों के साथ ये बांट रहे हैं? मेरे बचपन से है ना, ये 3 क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग को बहुत परेशान करते थे, मतलब बचपन से, कि इस दुनिया में रोग क्यों? मैंने कहा क्या ऐसा कोई जीवन हो नहीं सकता क्या, कि जहाँ पर बीमारी हो ही नहीं, तो और जीवन भर स्वस्थ रह सकें? तो ये एक क्वेश्चन था कि गड़बड़ कहाँ है, मतलब क्यों रोगी होना क्या डेफ़िनेट है क्या? कोई अवश्यंभावी है क्या? तो ये एक क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि यार गरीबी क्यों यार? ये कौन डिसाइड करता है कि तू गरीब रहेगा, तू अमीर बन जाएगा? मतलब हू डिसाइड दिस फैक्टर्स? तो इसके पीछे क्या राज है, वो मुझे जानना था। फिर हर आदमी दुखी होता है संसार में, जो आता है वो जीवन भर दुखी, परेशान रहता है, तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, भय में रहता है। तो मैंने कहा ये क्यों है यार? क्यों जीवन मतलब तीनों चीज़ें होती है? तो उस सर्च में मुझे हेल्थ की सर्च करनी पड़ी। और मैं उसको लकीली ही बोल सकता हूँ कि मैं बहुत गलत खान-पान से, क्योंकि 25 साल की उम्र तक है ना, मैं बहुत चटोरा था, बहुत गल खाया, शरीर को बड़ा खाया-पिया तोड़ा, यूँ समझ लें। और मैं रोज़ खा पी के क्या सोचता था मालूम है? एक गलत जीवन की मोमबत्ती एक लोहे की चादर के ऊपर लगाकर मैं क्या सोचता था, देखो मैंने आज भी खाया, कुछ नहीं हुआ ना, मैंने आज भी खाया, कुछ नहीं हुआ ना। मैं ऐसे सोचता था कि हम गलत जीवन जी रहे हैं, तो कुछ हो तो नहीं रहा है ना, सब कुछ तो ठीका भी चल रहा है। लेकिन एक दिन सडनली वो मोमबत्ती छेद करके बाहर आ गई, हम कहते हैं अचानक हो गया जी, कल तक तो ठीक था। तो मैं समझ गया कि एक-एक किया हुआ आहार, व्यवहार, विचार जो है ना, आपके जीवन में आपका अच्छा-बुरा भविष्य बना रहा होता है। तो एक दिन मेरी किडनी खराब हो गई। अब किडनी खराब हो गई तो मैं सोचा कि यार अब कैसे ठीक करूँ इसको? तो मेरे दिमाग में ये आया, यार मुझे ठीक कौन करेगा अब? तो पता नहीं मेरे पूर्व जन्म का कर्म होगा जो ऐसे थॉट आया। मैं बोला, ये जो दवाएँ हैं, चाहे आयुर्वेद है, एलोपैथी जो भी है, ये तो केमिकल है।
ये जगह कैसे ठीक कर देगी मुझे? खराब तो मैंने की, दिमाग मेरा, लाइफस्टाइल मेरी, खान-पान मेरा। मैंने कहा गड़बड़ तो मैंने की, तो उसको ठीक करूँगा तो ठीक होगा ना। ये फलाना चूर्ण खा लूँगा कि फलानी दवा खा लूँगा, कैसे ठीक हो जाऊँगा? वो तो रिलीफ दे देगा मुझे थोड़े दिन। तो मेरे दिमाग में पहले से ही दवाओं के प्रति ऐसी धारणा थी, तो मैंने दवाओं की तरफ गया नहीं। और फिर मैंने कहा मुझे ठीक कौन करेगा? अरे मैंने कहा कि जिसने मुझे छोटे वीर्य कण से 6 फीट का बना दिया मुझे बगैर पूछे, तो मैंने कहा कोई तो मेरे अंदर एक शक्ति है ना, हैं? तो मैंने कहा सम पावर इज़ देयर विदिन मी, वो जो मुझे बगैर पूछे मेंटेन किए जा रही है, मेरा हार्ट बगैर पूछे धड़के जा रहा है, मेरा खून अपने आप दौड़े जा रहा है। मैंने कहा कुछ तो मेरी बॉडी में है। मैंने कहा दैट पावर कैन हेल्प मी, दैट पावर कैन हील मी। तो मैंने कहा मुझे मेरे मकान मालिक को मदद करनी चाहिए, जो मेरा सेल्फ हीलिंग पावर है। तो लकीली मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बीमार पड़ा और लकीली मुझे नेचर का रास्ता मिला, तो मैंने ध्यान के प्रयोग भी किए उस समय। मैंने खान-पान अपना थोड़ा ठीक किया, फलाहार किया, सब योग वगैरह सब किया और 3-4 महीने लगा और मैं ठीक भी हो गया। मेरी बॉडी ने मुझे नॉर्मल कर दिया वापस। तो उसके बाद कसम खाई कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूँगा बस। क्योंकि बीमार के बहुत दुःख देखा लाइफ में। मैंने कहा बीमार पड़ना पाप है, ऐसा मैंने देखा लाइफ में। तो फिर उस दिन के बाद से आज 45 ईयर्स हो गए। अब मेरे लिए बीमारी एक इम्पॉसिबल वर्ड है। क्योंकि बॉडी कहती है मेरे को तो बीमार पड़ने का शौक नहीं है भैया। आपको शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, कॉस्ट सप्लाई करो तो बीमार कर दूँगी। आपको ब्लड प्रेशर चाहिए तो ब्लड प्रेशर का सामान दो, आपको डायबिटीज़ चाहिए तो डायबिटीज़ का सामान दो, आपको जॉइंट पेन खराब करना है तो आप ऐसा जीवन जियो, मैं कर दूँगी जॉइंट्स खराब आपके। तो बॉडी को कोई शौक नहीं है मतलब टूट जाने का, खराब हो जाने का। बॉडी को कॉज़ मैंने नहीं दिए, इसलिए मेरे जीवन में बीमारी नहीं है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं तो इस संसार से फल की तरफ पक के जाऊँगा। मैं सड़कर टूट के तो नहीं जाऊँगा, ताकि मैं गर्व के साथ परमात्मा के साथ जा सकूँ। देखो भैया कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। मैंने जैसा दिया वैसा माल बराबर लेकर आया हूँ, तोड़-फोड़ के नहीं लाया मैं। तो ये गर्व के साथ तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैं एक प्रकार से वो जब उस रास्ते पे आया, तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या था कि यार दुनिया में ये जितने भी दुनिया में प्राणी जी रहे हैं, इनके ना तो ब्लड प्रेशर, ना कोई कैंसर, ना जॉइंट्स पेन, ना इनके कोई चश्मे लगते हैं, ना इनके बाल गंजे होते हैं। मतलब यार इनके कोई बीमारियाँ तो हैं नहीं और ये मानव को इतनी बीमारियाँ क्यों? तो मैंने देखा कि वो अपना आहार यूज़ करते हैं, उसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं। हम अपना आहार थोड़ा चूक गए, हम अपने रियल आहार पे नहीं हैं। तो मैंने कहा अब रियल आहार कैसे पहचानें? तो मैंने कहा कि अगर हम एक थाली में कच्चा मांस ला के रखें, तो क्या उसको देख के मुँह में लार टपकती है? कोई आकर्षण है आपका? आप कहेंगे नहीं है भैया। मैं कहता हूँ कच्चे अंडे देखकर मुँह में लार टपकती है? आप कहते हो नहीं भाई, है ना? अगर मैं मछली ला के सामने रख दूँ, तो क्या आपके अंदर से कोई आकर्षण आता है क्या खाने का? तो मैंने ये देखा और इवन ग्रेन्स भी हम जो खा रहे हैं, तो कच्चे ग्रेन भी मैंने कहा हम खा नहीं सकते, हमारा कोई आकर्षण भी नहीं है। तो मैंने देखा कि क्या चीज़ का आकर्षण है? मैंने कहा आज अगर मैं कोई भी केला, चीकू, बादाम, अखरोट, पपीता, चीकू कुछ भी ला के रख दूँ या अखरोट, बादाम, नारियल ला के रख दूँ, तो आपको देखते लगता है ना कि हम बने, तुम बने एक-दूसरे के लिए। एक स्वाभाविक आकर्षण लगता है ना? आपको जानकर के हैरानी होगी हमारा सबसे ज़्यादा जो परमात्मा ने दिया वो क्या मालूम है? सिर्फ़ हमारे भोजन में उसने स्वाद, सुगंध और सुंदरता, ये 3 चीज़ दुनिया में किसी भोजन में नहीं है, शाकाहारी भोजन में और किसी भोजन में नहीं है। स्वाद, यस। सुगंध और सुंदरता। तो मैंने देखा कि ये भोजन हमारा है, बाकी तो हमने मॉडिफ़ाई करके खाने के तरीके खोज लिए हैं। आज इसके कारण देखिए अबनॉर्मल फूड को खाने के लिए नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले जोड़ने पड़े। आज फल, मेवा खाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता ना। आपको नारियल खाना है तो क्या कुछ याद आएगा? आपको कुछ केला खाना है तो कुछ याद आएगा क्या? कुछ भी याद नहीं आता कि अचार चाहिए, कि प्याज़ चाहिए, कि मिर्ची चाहिए ऐसे। तो मैंने देखा कि यार हमारा ओरिजिनल फूड तो फ्रूट्स और नट्स है। हम फ्रूटेरियन हैं ओरिजिनली, हम वेजिटेरियंस हैं और तो हमें इस आहार पे ज़्यादा रहना चाहिए। तो उसके वो चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया, मैं खुद रहा, मेरा परिवार, मेरा पूरी संतान जितने भी मेरे बच्चों को कभी गाय भैंस का दूध नहीं पिला आज तक। मेरे ग्रैंडसन हैं उनको भी नहीं मिला और उसके कारण कभी बीमार भी नहीं पड़े। हमारे बच्चे नॉन वैक्सीनेटेड है, किसी को वैक्सीन भी नहीं लगा। क्यों? बीमार पड़ने के लिए कॉज़ चाहिए, हमने दिया नहीं इसलिए बीमार नहीं पड़े। इस तरह सिंपल सी बात है। और आज हमारा पूरा परिवार है ना डिजीज़ फ्री परिवार है। मतलब हमारे घर में बीमारी वर्ड ही नहीं है। हम ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना हॉस्पिटल की शक्ल देखते हैं, ना हम कोई ब्लड रिपोर्ट कराते रहते हैं सारे दिन। आज मेरे को कुछ और तो नहीं हो गया और तो हमने दिया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? बोलता है ना मैंने घर में लाके कप रखा ही नहीं, तो कप कहाँ से आ जाएगा मेरी रिपोर्ट में? जैसे तो इसलिए हमने मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं कराया क्योंकि हमें मालूम है हम बीमार नहीं पड़ने वाले, हम हॉस्पिटल जाने वाले भी नहीं है। अब समझे?
तो आप ज़रा सोचो कितना आनंद है वेजिटेरियन लाइफ में, वीगन लाइफ में, कितना आनंद है, ज़रा सोचिए आप इस तरह से। तो मैंने दूध पे बहुत काम किया क्योंकि दूध से मैंने लोगों को बड़ा बीमारी में देखा। तो मैंने किताब भी लिखी मिल्क ए साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है वो। तो मतलब एनिमल को छोड़ दो, एनिमल को ज़्यादा परेशान मत करो क्योंकि उनका कोई भी प्रोटीन है ना तुम्हारी बॉडी को बड़ा अबनॉर्मल करेगा, चाहे नॉनवेज खाओ कि दूध पियो कि कुछ भी करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर श्रीफल, कदली फल, नारियल कहते हैं उसको, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माँ के दूध के इक्विवेलेंट आहार है कोकोनट, पता है, वो तुम्हें दिया है ना। तुम्हें बादाम देखो, साउथ इंडियन को नारियल दिया, नॉर्थ इंडियन को बादाम अखरोट दे दिया, तो वो खाओ ना भाई। साउथ इंडियन को काजू दिया, मूंगफली दी और नारियल दिया, आप इन तीनों को खाओ। आप बादाम क्यों खाते हो फालतू में? मतलब साउथ इंडियन को खाना ही नहीं चाहिए बादाम एक्चुअली देखा जाए, क्यों? उसका फूड ही नहीं है, वो तो ठंडे प्रदेश के लिए है। इस तरह से तो लोग क्या समझते हैं बादाम खानी चाहिए, बादाम से बड़ी ताकत होती है। अरे भैया, जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वही ताकत वाली होती है। तो इसलिए हमेशा सीजनल रीजनल खाओ तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो मतलब भगवान ने आपके खाने में कोई कमी नहीं रखी कि तुम्हें जानवरों के पीछे भागना पड़े और अपना आहार उनसे लेना पड़े। तो डोंट टॉर्चर एनिमल, जियो और जीने दो, जो महावीर का सिद्धांत है ना, उसको फॉलो करो बस। इसलिए शाकाहारी बनना और वीगन बनना बहुत ज़रूरी है। उससे पर्यावरण में बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारा जो आज एनवायरमेंटल जो इम्बैलेंस हो रहा है वो एनिमल एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है, ठीक है ना, वो सब जानते भी है। तो इसीलिए दूसरों को भी जियो और जीने दो और आप भी मस्ती से जियो, बस ये हमारा पर्पज़ है। इसलिए मैं वीगनिज़्म के ऊपर इतना काम करता हूँ, रहता हूँ मैं। वाह, बिकॉज आपका पूरा एक यूट्यूब चैनल है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इस साइंस ऑफ नेचुरोपैथी, साइंस ऑफ राइट ईटिंग के बारे में बताने के लिए। तो सर, हर एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड, और आप ये भी पास्ट लाइफ के बारे में, हीलिंग के बारे में, क्योंकि आप रेकी हीलिंग फाउंडेशन को इतने इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं। तो हीलिंग के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि सेल्फ हीलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हीलिंग के लिए हर जगह 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 जाते हैं, बाहर जाते हैं। एक डिपेंडेंसी एक गुरु पे होती है, एक ट्रांसमिशन पे होती है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस है। जो भी हो, इंडिपेंडेंट बनाना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सभी लोग शिष्य बनाना चाहते हैं। तो आप सेल्फ हीलिंग पर इतना जोर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं 20 साल हॉस्पिटल चलाता रहा, मतलब, और कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम करता रहा। मेरे दिमाग में हमेशा क्या आता रहा मालूम है, मैं क्या यहाँ ऑफिस में बैठ के वेट करूँ क्या कि ये बीमार पड़ जाए तो बाद में मैं इसको ठीक करते बैठूँ, डेंटिंग पेंटिंग करने बैठूँ इसकी। मैंने कहा कि लोग अगर जागने को जो तैयार है, अगर मैं उनको बता दूं कि तुम कहाँ से बीमार पड़ रहे हो, तो जिनको इंटरेस्ट होगा वो तो जागेगा ना। कम से कम उतने लोगों को तो बचा ही लूँगा। हालांकि सब लोग नहीं सुनने वाले, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि लोग दुखी होके ही चेंज होते हैं, जनरली ऐसा होता है ना। तो उसी समय बाई चांस जो है ना, रेकी मेरे संपर्क में आ गई। देखिए, मेरा पर्पस क्या था कि मैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊं ताकि वो डॉक्टर के पीछे न भागे। और मेरा मानना क्या मालूम है, डॉक्टर का मतलब होता है, एक बार आपको मिल गया ना, आप उसकी आँख खोलो, उसको रास्ता बता दो और उसको मुक्त कर दो। अपने साथ बांध के मत चलो। और गुरु का भी काम ही है ना, एक बार आँख खोलो, रास्ता बता दो और उसको धक्का मार के छोड़ दो उस पे। लेकिन डॉक्टर चाहता है कि वो बार-बार आता रहे मेरे पास, मेरा इलाज करता रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे। तो मैं आज भी लोगों को यही कहता हूँ कि नहीं, एक बार मिलूँगा, तुम्हें आँख खोलूँगा और तुम्हें उड़ा दूँगा, बस बाद में मैं तुम्हें वापस नहीं मिलूँगा। क्यों? मैं कितने लोगों को पकड़-पकड़ के बैठा रहूँगा भैया? मैं एक 200-500 को लेके बैठ जाऊँगा ज़िंदगी भर, तो मैं तो 500 लोगों तक ही काम कर पाया। तो बाय चांस, जैसे बोलता है ना कि जब आपकी कोई तमन्ना होती है ना, दिल में बोलता है ना, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो कुदरत भी आपकी मदद कर रही होती। तो उसी समय रेकी मेरे कॉन्टैक्ट में आ गई। तो उसके कारण फिर मेरे दिमाग में आया कि लोग कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बने और मुक्त हो जाएँ, मतलब मुझसे भी और हर एक चीज़ से। तो रेकी बाय चांस वो मेरे जीवन में आ गई। तो वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो मुझे एक बात दिमाग में आ गई, तो एक तो बॉडी में ऑलरेडी सेल्फ हीलिंग पावर है जो 24 घंटे हमें ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, ठीक है? और दूसरी तरफ एक आउटर एनवायरमेंटल प्राण ऊर्जा है जिसको हम प्राणिक हीलिंग या रेकी भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यू कम टू योर ओन सेल्फ। आप रोज अपने शरीर से प्यार करते हो, आप उपवास करते हो, यानी कि अपने नज़दीक आते हो, आप एक एक अंग से प्यार करते हो। तो
आपकी खुद की बॉडी के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप केयर कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं रेकी में ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि रेकी के माध्यम से जब मैं एनर्जी साइंस के बारे में लोगों को समझाता हूँ ना, तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। एक नॉन लिविंग में भी एनर्जी है, आप में भी एनर्जी है ना, तो यू हैव पावर टू कम्युनिकेट विद एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो फिर आप रेकी का मतलब ये नहीं कि खाली हीलिंग करोगे, आप कौन से भाव से उस सामान को देखते हो, उसका पूरा प्रभाव उस चीज़ पे पड़ रहा होता है। मेरे पास ऑरा स्कैनर्स होते हैं, जिससे मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कि अगर आपने इस कप को अगर प्यार से नहीं देखा, तो इसकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर मैं इस कप को प्यार से देख रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। तो मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि देखो, तुम भगवान की मूर्ति में, कोई भगवान तो होता नहीं है, तुम ही तो उसको हथौड़ा मार के मूर्ति बना रहे होते हो, उसको तुम बेचते भी हो अपने दुकान में लाकर, फिर तुम मंदिर में लाके उसी को रख के तुम खुद ही हाथ जोड़ के उसको भगवान बना लेते हो। तो मैंने कहा यू आर द ओरिजिनल गॉड क्रिएटर्स ना। तो जब तुम एक पत्थर की मूर्ति में एक अच्छे भाव से, श्रद्धा से देखकर तुम भगवान पैदा कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे आसपास जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं, तुम उनको श्रद्धा से क्यों नहीं देखते भाई? मतलब तुम कहते हो भगवान खाली उधर ही है, बाकी और जो कण-कण में भगवान करके बोलते भी हो, और लेकिन कण-कण में मानते नहीं हो। तो मैं कहता हूँ कि बिलीव इन एवरीथिंग। इवन कप को भी प्यार से रखो, कपड़े को भी संवार के रखो, अपने दीवारों को, अपने पर्दों को, अपने सोफे को, अपने चम्मच को, अपने पेन को, अपनी किताब को, हर एक से प्यार करके उसको बड़े श्रद्धापूर्वक रखो। क्यों? जब सब में भगवान है तो फिर सब में मान के चलो। तो देन यू विल बी रियल गॉड बिलीवर वास्तव में। तो मैंने देखा कि आदमी जो है ना, किसी भी चीज़ को श्रद्धा से देखकर भगवान पैदा कर सकता है। तो आप अपनी कार से बातचीत करो, अपने हर सामान के साथ बातचीत करो, तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ मंदिर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा, अगर तुम हर अणु के साथ कम्युनिकेशन करने की कला सीख लो। तो रेकी में ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं आज लोगों को ऐसा मैं जोड़ पाया, तो उसका एक बहुत बड़ा लोगों को लाभ मिला। तो इसलिए आज मैं रेकी में इसलिए हूँ कि ताकि लोग जो है हर अणु-अणु के साथ जुड़े और अपने साथ जुड़ें। और एनर्जी साइंस जब मैं समझाता हूँ ना, तो मैं उसको एनर्जी फूड के बारे में बताता हूँ। अब देखो, आप एनर्जी लेस फूड खा रहे हो। अब जैसे एक सेब लाते हो, गाजर लाते हो, आप घर में लाके 8 दिन रख लेते हो। उबालने के बाद में 8 घंटे भी रख नहीं सकते आप। तो आप ज़रा सोचो, जो सेब गाजर की ताकत 8 दिन की थी, वो उबालते ही 8 घंटे की रह गई। तो अब तुम एक लो एनर्जी का फूड खाओगे, तो लो एनर्जी फ़ील करोगे ना। फिर तुम चाय पी-पी के हंटर मारोगे, तुम नहा-नहा के ठंडे पानी से नहा-नहा कर उत्तेजना पैदा करोगे। तो मैंने कहा कि भाई, आज इतने दुनिया में जानवर जी रहे हैं, ये तो कोई जाके टाइम से नहाते नहीं है, टाइम से कोई चाय कॉफ़ी तो पीते नहीं है, पर दे आर सो एनर्जेटिक कि हज़ारों किलोमीटर उड़ के साइबेरिया से वो एक पक्षी उड़ के भरतपुर आ जाता है, बगैर पानी के ग्लास हाथ में लिए, बगैर गूगल मैप के। तो मैंने कहा तो कैसे आ गया? इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई उतनी उड़ने की उसके बाद? तो और वो तो आकाश में है, उसके वहाँ तो खाना भी नहीं है। तो मैं बोला भाई, हम एनर्जी के भंडार हैं, और हमें एनर्जी फूड इस्तेमाल करना चाहिए जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो आग और मशीन में ज़्यादा बर्बाद मत करो। अब ठीक है, कुकिंग हम कई हज़ारों सालों से हम डेवलप कर चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कम खाओ उसको भी, क्योंकि वो भी एक आदत पड़ गई है, तो उसको कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका परसेंटेज लो रखो, और हाई परसेंटेज एनर्जी फूड का रखो, उससे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। अब देखिए, मैं ऐसे फूड पे मैं रहता हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है? हाउ टू गेट टायर्ड। थके कैसे, ये समस्या है। मैं At the age of 75. हाँ, मैं 4 बजे उठता हूँ और 11 बजे सोता हूँ रात को, और वो भी सोता क्यों मालूम है? अब सब सो गए हैं, मैं जाके क्या करूँ? इसलिए सो जाओ। तो एक्चुअल में सच्ची बता रहा हूँ, जब आपकी बॉडी कम टॉक्सिक होती है ना, तो आपकी नींद भी बहुत कम होती है। तो इस साइंस को जानते हुए आप जी रहे हैं, अब आपका क्या पर्पस ऑफ लाइफ है? अभी आगे जैसे आप वैसे भी सभी के साथ ये बांट रहे हैं, अब आगे आप जैसे कोरोना भी आया, आपका पूरा ऑनलाइन में भी विस्तार हुआ आपके इस ज्ञान विज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए। अब आपका क्या, आप क्या देखते हैं? व्हाट इज़ योर विजन? देखिए, मैं इस फील्ड में आने के बाद, जैसे मैंने बताया कि मेरी 3 चीज़ की खोज थी कि व्हाई सिकनेस। तो बीमारी के बारे में मुझे ये समझ में आ गया कि शरीर को तो बीमार होने का शौक नहीं है,
आपको बीमार पड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप चाहो कि ना करूँ तो फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे, पहली बात ये समझ में आ गया मुझे, ठीक है? और हमारा ओरिजिनल खाना क्या वो मुझे पहचान में आ गया। फिर दूसरी बात मुझे समझ में आई कि यार आदमी अमीर क्यों नहीं बनता यार? तो मुझे ये देखने में आया कि यार अमीर तो हर आदमी बन सकता है। उसने गरीब बने के रहने के नियम अपना लिए हैं बस। मैं इसको यूँ कहता हूँ। आज देखिए ना, आज आप अगर कॉमन सेंस से सोचें, एक बनिया फैमिली होती है, वो बनिया फैमिली सब बिज़नेस ही कर रहे होते हैं और हम क्या कहते हैं, ये तो बनिया है जी। तो भैया क्या वो कोई स्पेशल दिमाग लेकर आया है क्या? उनके पास खाली सोच ही तो है ना, माइंडसेट ही तो है ना, और एक नौकरी-पेशा खाली नौकरी करता रहता है। तो इट इज़ ऑल योर माइंडसेट। तो मैंने देखा कि कोई गरीब-अमीर करता नहीं है, इट इज़ ऑल योर बिलीफ, योर माइंडसेट जो आप बचपन से बना के बैठ जाते हो। तो देखिए मैं खुद ना मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया ना कि जो चीज़ आज मैं कह रहा हूँ ना उसको मैंने जिया है। कैसे मालूम है? मैं एक ज़माने में 45 साल की उम्र तक मैं अपने आप को स्पिरिचुअल बोल के मैं बोलता था पैसों के पीछे क्या भागना, पैसा तो दुःख की जड़ है, ये पैसे वाले कौन से सुखी है, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो, संतोषम परमम धनम और ये सब मेरे डायलॉग थे बता रहा हूँ एक ज़माने में। तो तो पैसा मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इतना गरीब रहा कि मेरे बच्चों को स्कूल में डालना था तो पैसे भी नहीं थे, ऐसी हालत थी और स्कूटर भी नहीं था मेरे पास में। मैं ज्ञानी जेल सिंह का कंसल्टेंसी की मैंने, वेंकट रामन जी को कंसल्टेंसी दी मैंने, राष्ट्रपति भवन जाना पड़ता था, मतलब स्कूटर लेके जाना पड़ता था वहाँ पे। तो मैं सोचता था यार इतना नाम है, इतना सब बड़े-बड़े काम कर रहा हूँ, लेकिन साला पैसा नहीं है बस मेरे पास में। तो मैं फिर दिमाग में आया कि यार गलती हो गई, आई मस्ट बिकम रिच इन माय लाइफ। देखिए, पहले सोच पैसों के प्रति नहीं थी तो मैं पैसे वाला नहीं बन पाया। फिर सोच बदली कि नो आई मस्ट बिकम रिच नाउ एंड आई मस्ट क्रिएट मनी इन माय लाइफ। तो मैंने कहा मनी कैसे पैदा होगा? तो मैंने कहा कि मनी आप अपने अंदर या तो कोई बिज़नेस करो और या आप किसी प्रोफ़ेशन में हो, तो आप अपने प्रोफ़ेशन में अपने इस टैलेंट स्किल को इतना माँच के उसको पॉलिश करके, उसको स्किल को अच्छा बना दो कि जिससे लोग तुम्हें पैसा देना पसंद करें। क्योंकि मैं बोला मनी इज़ क्रिएटेड बाय यू, इट मनी इज़ अ शैडो। तो मैं बोला तुम शैडो को ध्यान मत दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बड़ा करो। जितना तुम अपने आप को बड़ा करोगे ना, उतना तुम्हारी परछाई बड़ी होती चली जाएगी। तो ऑटोमेटिक नाम बड़ा हो गया, अपने आप पैसा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ा किया। मैं आज भी इवन इन 75 इयर्स ऑफ एज ना, स्टिल अगर मैं अभी यहाँ से टैक्सी में 1 घंटा जाऊँगा ना, मैं और नए-नए लोगों के विचार, नए-नए ज्ञान, नए-नए थॉट मैं मतलब लर्निंग प्रोसेस और क्रिएशन का प्रोसेस, ये 2 मैं कभी नहीं रोकता। जिसने क्रिएशन और लर्निंग करना बंद कर दिया ना वो बूढ़ा हो गया, वो मर गया, वो जवानी में मर गया अगर वो क्रिएशन और लर्निंग नहीं कर रहा है। तो लर्निंग और क्रिएशन से क्या होता है, आप जवान बने रहते हो, आप बच्चों की तरह एक्साइटेड रहते हो। तो वो मैं आज भी करता हूँ और मैं जानता हूँ जी मुझे सब मालूम है ना, वो आदमी मर गया, वो बूढ़ा हो गया, वो कभी आगे नहीं बढ़ता लाइफ में कभी भी। तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ, मुझे और जानना है, तो फिर लाइफ और एक्साइटेड रहती है ना। तो आज भी उसके कारण मैं बड़ा बनता गया और आज मैं पैसों के मामले में इस हद तक करोड़पति हूँ। कितना करोड़पति बनूँ वो भी मैंने डिसाइड किया हुआ है, बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि मैंने जान लिया कि यूनिवर्स तो पैसा देना चाहता है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मैं ऐसे सोचता हूँ। देखिए, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये समृद्धि का सागर है। वो कहती है भैया मुझे क्या, तुम चम्मच लेके आओगे तो चम्मच लेके जितना जाओगे, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना लेके जाओगे, बकेट लेके आओगे तो बकेट जितना। तो बोला बर्तन का साइज़ तो तुम डिसाइड करते हो ना भाई, कोई ओशन थोड़ी डिसाइड करता है। तो मैंने देखा कि हम अपने बर्तन का साइज़ हम ही छोटा-बड़ा करके बैठ जाते हैं। तो मैंने अपने बर्तन के साइज़ को बड़ा करता चला गया और उसमें भी एक लिमिटेशन बना दी, इतना बस यार, इससे ज़्यादा मुझे माथापच्ची नहीं करनी, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो भी डिसीज़न मेरा है। तो मैंने एक बात जान ली अच्छी तरह से कि परमात्मा यानी कि यूनिवर्स तुम्हें जीवन पर्यंत हेल्दी रखना चाहता है, दीर्घायु देना चाहता है। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें रिच बनाना चाहता है, पर तुम रिचनेस के लिए तुम अपने आप को लायक नहीं बना पाते हो। तुम्हें परमात्मा आनंद में जीने के लिए प्रेरणा देता है, पर तुम सारे दुखी होने के सामान अपने साथ जोड़ लेते हो और दुखी होते चले जाते हो। तो मैंने देखा कि परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद ये हमारा बेसिक अधिकार है, जो हर एक को पाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जब मैं रेकी में आया तो मुझे पहली बार पता चला कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो अ, ह स सैकड़ों उसके अंदर पैरानॉर्मल, पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स है, साइकिक पावर्स हैं।
वो उसके अंदर टेलीपैथी है, इंट्यूशन है, थर्ड आई है, सबकॉन्शियस है, ऑरा है, चक्रा है, कुंडलिनी है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग की ताकत है, पूर्व जन्म भविष्य में टाइम ट्रैवल करने की ताकत है। मैंने देखा आदमी कितनी शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है और इतना हेल्पलेस होकर संसार में क्यों जी रहा है भैया। तो मैंने ये देखा इस दुनिया में किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड एवरीथिंग विद इन यू। और तुम्हारे अंदर जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, हर चीज का संसार में ऑपोजिट होता है। तो यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर ऑल्सो। तो तुम हर समस्या के सामने एक दूसरी ऊर्जा क्रिएट करके तुम उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मैंने देखा कि कहीं पर भी भगवान को बीच में लाने की झंझट ही नहीं है, कहीं पर भी हेल्पलेस होने की जीने की झंझट नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, योर फ्यूचर, एवरीथिंग, एंड इवन योर मनी ऑल्सो, एंड इवन योर हेल्थ। इस तरह से तो ये सब समझने के बाद मैं लोगों को जब रेकी सिखाता हूँ तो मैं सिर्फ रेकी तो एक व्हीकल है मेरा, लेकिन उसके अंदर मैं वीगेनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, स्पिरिचुअलिटी और ये जो वेल्थ क्रिएशन का साइंस, ये और ये सारा, और ये ह्यूमन पावर्स पोटेंशियल्स, ये सारा मैं उसके अंदर देता हूँ, जिससे लोगों को लगे कि बस अब मेरे भी दुर्गा की, विष्णु की तरह मेरे भी बहुत सारे हाथ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वन शुड फील लाइक दिस ऑल द टाइम। मैं यूँ कहता हूँ तुम उस सोने के टुकड़े हो, वो सोना है, अगर गॉड सोना है तो तुम उसके टुकड़े हो ना। तो जो सोने की ताकत है वो तुम्हारे अंदर भी वही है ना, तुम उससे कम तो नहीं हो ना। तो क्यों तुम अपने आप को ऐसा मान के चलते हो, तुम क्रिएटर के बेटे हो भैया, तुम जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। और आपने एक बात नोट की, जो आदमी आज सोचता जा रहा है ना वो सब मैनिफेस्ट होता जा रहा है ना। आज एआई से लेकर आज थॉट से मेरा कंप्यूटर चल पड़े और मैं खुद उड़ती कार बना के मैं उड़ जाऊं आकाश में, जो सोचता जा रहा करता जा रहा है ना। तो ही इज जस्ट लाइक ए गॉड, ही इज ए मैनिफेस्टर। वो जो सोचेगा वो दुनिया में पैदा कर सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर। तो इसीलिए मैं वही चीज़ मैं हर एक युवा को, यूथ को कहना चाहता हूँ कि इतना कमज़ोर और इतना छोटी सोच के साथ जीवन में मत जियो। आप ब्रह्म हो, ब्रह्म का मतलब है विस्तार। गो ऑन एक्सपेंडिंग योरसेल्फ एवरी डे बाय डे। और उसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? जागने के लिए मदद करेगा ध्यान, बस, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। इतने ऑनेस्ट, इतने फ्लोई, पता भी नहीं चला कि हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आए हैं। एंड बहुत अच्छा लगा सर, आपने पत्री जी के साथ इतना समय बिताया है। आपने आध्यात्मिकता में क्या रुचि लेकर यही चीज़ आप सभी तक बांट रहे हैं। रुचि ही नहीं, एक्चुअली आप और गहराई से आध्यात्मिकता में जाकर आपने सभी तक ये जो एक चिंगारी है, ये आग में जल ना जाए, वो एक्चुअली और लोगों तक ये जो दिया है आप बांट रहे हैं। सो और जोत से जोत जला रहे हैं। और एंड योर सिंप्लिसिटी इज योर स्ट्रेंथ सर। एंड आई लव द फैक्ट दैट आप लिटरली एक आम आदमी जैसे इतने अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप में ज़रा सा भी अहंकार ना रहते हुए कि मैंने किया है, वो बहुत अद्भुत बात है। और एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट फाइनली स्वानुभव शो आपके साथ हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शेर कहना चाहूँगा जाने से पहले, 2 शेर कहूँगा। देखिए, जनरली अध्यात्म में जाकर लोग कहते हैं मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, ये सब लोग कहते हैं। मैंने एक शेर लिखा कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। तो आई वॉन्ट टू कम बैक ऑल द टाइम, अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू। और लास्ट, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर के बेकार है। ठीक है, क्या बात। हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। That's how to live life. जीना है तो ऐसे जीना बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। थैंक यू वेरी मच कि मुझे पत्री जी की सेवा करने का मुझे अवसर आप जो दे रहे हैं, मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। धन्यवाद सर। तो कैसा लगा आपको आज का इंटरव्यू डॉक्टर एन के शर्मा जी के साथ? 2010 से वो PSSM यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। वो कहीं और नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी जेन्युइनिटी उनको बहुत पसंद है, जहाँ पे हम भी
हर एक को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी सिमिलरली यही करते हैं। आज मैंने एक और चीज़ जाना, हर चीज़ एक माइंडसेट है। उनका बैकग्राउंड आपने सुना और उनके बैकग्राउंड से अब जो कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं अबंडेंटली। हर एक चीज़ एक्चुअली एक माइंडसेट है। अगर हम अबंडेंट यहाँ हैं तो हम अबंडेंस ही क्रिएट करेंगे। अगर हम लैक में जीते हैं कि मेरे पास कम है, लेकिन सबके पास ज़्यादा है लेकिन मेरे पास कम है, सभी लोग ऐसे ही हैं, तो हम एक्चुअली वैसी ही रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो हर एक चीज़ हमारा माइंडसेट है। और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि खान पान के पीछे जो ऊर्जा है उस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं, क्या वो रॉ है, क्या वो फ्रेश है, और वो उसका सोर्स क्या है और बना कौन रहा है। हर एक इस चीज़ के पीछे सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ हमारी रियलिटी बनती है। क्योंकि डिजीज़ लास्ट मिनट में नहीं आती है, अरे मैंने तो कुछ नहीं की लेकिन आ गई। हर डिजीज़ के पीछे हमारा पूरा लाइफस्टाइल है। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हर चीज़ बदलेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्यक्तित्वों से हम मिलाते रहेंगे आपको स्वानुभव शो में। पीएमसी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें ज़रूर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।